जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अजय सर एनटी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या आप जानते हैं इस समय हम बोल रहे हैं, ठीक ना? तो इस समय जो हमें ऊर्जा मिल रही है ये कैसे मिल रही है और कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो हमें ऊर्जा दे रहा है इसमें बोलने के लिए। या फिर जब हम कभी चलते हैं या दौड़ते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं, तो इसके लिए ऊर्जा का उत्पन्न कौन करता है? ऊर्जा का प्रदान हमें उस हमारे बॉडी में जो भी अंग कार्य कर रहा होगा उसके लिए ऊर्जा का प्रदान कौन करता है? ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करने का काम कोशिका के अंदर से प्रोसेस कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर समझते हैं कि ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया आखिर कैसे करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं। इसमें दो झिल्लियां पाई जाती है। हमने पिछली क्लास में भी देखा था। कुछ ऐसे कोशिकांग थे जिसमें एक झिल्ली थी, कुछ ऐसे कोशिकांग थे जिसमें कोई झिल्ली ही नहीं थी। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें, यहाँ सूत्रकणिका है, इसमें क्या है? दो झिल्लियां पाई जाती हैं। कोशिकांग में मात्र तीन ही ऐसे लोग हैं, कोशिकांग में ऐसे तीन ही कोशिका के अंदर ऐसे तीन ही कोशिकांग है जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो झिल्लियां पाई जाती हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा प्लास्टिड है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, हिंदी में सूत्रकणिका, केंद्रक और लवक। इन तीनों में क्या है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। मतलब इसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं, एक बाहर की झिल्ली, एक अंदर की झिल्ली। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है? दो झिल्लियां पाई जाती हैं। या किसमें पाया जाता है? या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यह जंतुओं और पौधों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बनाने के लिए क्या है, जब भी जंतु कोई कार्य करते हैं तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और पौधे में भी क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नीली हरी शैवाल और जीवाणु में क्या है, ये नहीं पाए जाते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। नीली हरी शैवाल और जीवाणु में क्या है, नहीं पाए जाते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कोशिका का बिजली घर, या इसे शक्ति गृह, या कोशिका का पावर हाउस, या कोशिका का बिजली घर। इस प्रकार से इन सबको क्या है, नाम पड़ता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस जिसे बोलते हैं हिंदी में कोशिका का बिजली घर, या कोशिका का शक्ति गृह, या कोशिका का बिजली गृह, या बिजली घर कहते हैं, ठीक ना? और कोशिका का अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग इसे कहते हैं। सेमी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल इसे बोलते हैं, ठीक ना? माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ अदर भी नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे बायोप्लास्ट है, कॉन्ड्रियोसोम है, प्लास्टोसोम। बायोप्लास्ट है, कॉन्ड्रियोसोम है, और क्या है? प्लास्टोसोम। ये इसके क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है? अन्य नाम है। अब यहाँ पे बायोप्लास्ट कंटीन्यूअस एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है। जो कि बायोप्लास्ट को खोज किसने किया था? मुख्य रूप से किसने? अल्टमान ने किया था। किसने किया था? अल्टमान ने नाम दिया था। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। बाकी यहाँ पे कॉन्ड्रियोसोम में भी इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्ड्रियोसोम होता है, ठीक ना? तो क्या हो गया? बायोप्लास्ट, कॉन्ड्रियोसोम और प्लास्टोसोम, ये मुख्य रूप से क्या है, इसके सूत्रकणिका क्या होते हैं? अन्य नाम होते हैं, ठीक ना? 5 नाम इसके हो गए। क्या? कोशिका का बिजली घर, कोशिका का अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग, और 3 हमारे क्या हो गए? बायोप्लास्ट, कॉन्ड्रियोसोम और प्लास्टोसोम। ये हमारे 3 क्या हो गए? इसके अदर नाम हो गए। यहाँ पे लिखा है कोशिका का अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग, मतलब केंद्रक के अलावा ये स्वयं अपना क्या है, कर सकता है। जब भी कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग कार्य करने वाला होता है, सबसे पहले परमिशन लेता है केंद्रक से। यदि केंद्रक परमिशन देगा तभी कोशिकांग क्या करेंगे? अपना अगला कार्य करेंगे, अदरवाइज करने वाले नहीं है। तो यहाँ इसमें क्या है, सूत्रकणिका क्या है, इसके पास अपना खुद क्या होता है? राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और एंजाइम होता है। इसका अपना खुद होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग बोलते हैं। बाकी इसी प्रकार से दूसरा कोशिका के अंदर कोशिकांग है जिसका नाम है लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हो गया? प्लास्टिड। ये दोनों ऐसे कोशिकांग हैं जो क्या होते हैं? सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब इसमें आधा जरूरत पड़ती है खुद की, कुछ भी कार्य करना हो, आधा जरूरत पड़ती है किसी केंद्रक से पूछ के जो भी कार्य करना होता है केंद्रक से पूछ के कार्य करते हैं। बाकी आधा स्वयं से कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास अपना क्या होता है? खुद का प्रोटीन बनाने के लिए होता है, डीएनए इसके अंदर होता है, और राइबोसोम होता है, कुछ अपना जो भोजन को तोड़ने के लिए क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक ना? इसकी हम खोज की बात कर लेते हैं।
इसमें कोलिकर जो आते हैं, सबसे पहले जो कीट होते हैं, कीट जिसके 6 पैर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, 3 लेफ्ट में और 3 राइट में। तो कीट की यही पहचान होती है। इसमें कीटों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी होती है? 3 लेफ्ट और 3 राइट। जैसे मच्छर है, मधुमक्खी है, ठीक ना। तो इन सब में क्या होता है, मुख्य रूप से 6 पैर पाए जाते हैं, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में। तो कोलिकर ने क्या किया कि कीटों में क्या किया था, इस माइटोकांड्रिया की खोज किया था, सिर्फ खोज किया था सबसे पहले। बाद में फ्लेमिंग आते हैं, इसका नाम फिलिया रख देते हैं। माइटोकांड्रिया क्या नाम रखते हैं? फिलिया नाम देते हैं। अल्टमान आते हैं 1890 में, 80 में आए, 82 में या 90 में। अल्टमान आते हैं 1890 में। इन्होंने माइटोकांड्रिया क्या नाम रखा? बायोप्लास्ट। क्या नाम रखा? बायोप्लास्ट। फिर सी बेंडा आते हैं 97 में, 1897 में आते हैं। इन्होंने क्या किया, माइटोकांड्रिया जो हम लोग खोज, यहाँ पे ये सब क्या अलग अलग अपना नाम दिए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सी बेंडा ने क्या किया, माइटोकांड्रिया नाम दिया, माइटोकांड्रिया नाम दिया। बाकी यहाँ फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? फिलिया। अल्टमान ने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। बेंडा ने क्या नाम दिया? माइटोकांड्रिया। फिर यहाँ पे जेनस ग्रीनबी इन्होंने क्या किया, अभिरंजन करके, मतलब उसको कलर के रूप में उसको क्या कोश के अंदर क्या है, खोज किया था। किसने? जेनस ग्रीनबी। ये मुख्य रूप से 5 साइंटिस्ट है जो माइटोकांड्रिया के रूप में मुख्य अपना योगदान देते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, संरचना कैसी होती है। हमने बताया है कि माइटोकांड्रिया क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 झिल्लियां होती हैं, एक झिल्ली बाहरी झिल्ली होती है, दूसरी झिल्ली क्या होती है? अंदर झिल्ली होती है। एक झिल्ली क्या हो गई, ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है आपका पोर्शन, रेड वाला पोर्शन, ये जो है ये बाहरी झिल्ली है। इसे एक ऐसी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है। और जो यहाँ ग्रीन वाला जितना ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है, ये आंतरिक झिल्ली है। तो इस प्रकार से माइटोकांड्रिया के 2 झिल्ली हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है मुख्य रूप से चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है। लेकिन जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली, ये कैसी होती है? ये उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें जो आंतरिक झिल्ली में जो है कैसी संरचना पाई जाती है? उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से हम बनाते हैं, यहाँ पे उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। किसमें? इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है कैसी होती है? उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। इन्हीं उंगली जैसी संरचनाओं में क्या होता है, कुछ डंठल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ डंठल पाए जाते हैं, कुछ डंठल पाए जाते हैं, कुछ डंठल पाए जाते हैं, ठीक ना। अब हम यहाँ बात करें, ये आंतरिक झिल्ली हो गई। आंतरिक झिल्ली कैसे होती है? आंतरिक संरचना के समान होती है। इसे जो वो आंतरिक जो अंगुली के समान दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंगुली से समान दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं क्रिस्टी। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसे मुख्य रूप से जो उंगली नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अब क्रिस्टी के अंदर यहाँ पे कुछ डंठल नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक ना। जो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो डंडे नुमा, जैसे लॉलीपॉप टाइप के दिख रहा है, ये लॉलीपॉप यहाँ पे लॉलीपॉप टाइप के जो दिख रहा है, जिसे डंठल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं, ये जो झिल्ली है, आंतरिक वाली झिल्ली, इस प्रकार जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आंतरिक वाली झिल्ली है, इसके अंदर क्या होता है? अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। मतलब आधा पूरा पानी होता है, कुछ क्या होता है? ठोस टाइप का होता है। तो सेमी फ्लूइड उसमें क्या होता है? इस झिल्ली के, कौन सी झिल्ली? आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या है? कुछ अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं, सेमी फ्लूइड मटेरियल पाए जाते हैं। इन्हीं सेमी फ्लूइड मटेरियल के अंदर, अच्छा, जो अर्ध तरल पदार्थ पाए जा रहे हैं, इसका नाम मुख्य रूप से हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। इसे आधात्री बोलते हैं। जो इस आंतरिक झिल्ली के अंदर जो भी द्रव पाया जा रहा है, उसका नाम क्या देते हैं? मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। इन्हीं मैट्रिक्स मतलब इसी द्रव के अंदर 4 लोग होते हैं। कितने लोग? 4 लोग। पहला यहाँ पे क्या हो गया? राइबोसोम, और क्या हो गया? डीएनए, और क्या हो गया? आरएनए। राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, और कुछ क्या होते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। किसके अंदर? माइटोकांड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंदर। किसमें? माइटोकांड्रिया द्रव में, जिसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या है? मुख्य रूप से 4 लोग पाए जाते हैं। क्या क्या? राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, और कुछ थोड़ी मात्रा में एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार की सब क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन हो गया किसका? माइटोकांड्रिया का। और इसका हम कार्य की बात कर लेते हैं, ठीक ना। इसकी हम कार्य की बात कर लेते हैं माइटोकांड्रिया की।
सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति या फिर जंतु क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, उस दौरान क्या होता है, ये भोजन जाते हैं आमाशय होते हुए कहाँ जाते हैं, अपना छोटी आंत बड़ी आंत, इस प्रकार से वहां पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से जो छोटी आंत होती है, यहाँ से भोजन क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी पोषक तत्व होते हैं भोजन में, इस सबको कोशिकाओं तक भेज देता है। जैसे कोशिकाओं तक पहुंचेगा, कोशिकाओं में क्या पाते हैं, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया फिर क्या करेगा, अब वहां से उसमें जो है पूरा यहाँ पे जाकर संचित हो जाएगा। माइटोकांड्रियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज जाकर संचित हो जाएगा और कुछ कोशिका द्रव में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ये ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़े से होते हुए फिर कोशिकाओं तक पहुंचता है। जैसे कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है, फिर ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, तोड़ता है। जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करेगा, तोड़ेगा, उसके बाद तुरंत क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और क्या निकलता है, जल, और क्या निकलता है, 673 किलो कैलोरी क्या निकलती है, ऊर्जा। मतलब जो भी हमने भोजन खाया था, यदि उस भोजन में ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो उससे क्या बनता है, हमें ऊर्जा मिलती है, और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और हमारी क्या मिलती है, ऊर्जा। यही जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को माइटोकांड्रिया क्या करता है, एटीपी के फॉर्मेट में क्या करता है, स्टोर करता है। किसमें, कोशिका के अंदर। किसमें, एटीपी के फॉर्मेट में। एटीपी 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 के फॉर्मेट में क्या करता है, स्टोर करता है। इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस फॉर्मेट में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है माइटोकांड्रिया को, उसको एटीपी के फॉर्मेट में क्या करता है, स्टोर करता है। कौन, माइटोकांड्रिया। जब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, फिर यही एटीपी क्या होता है, टूट जाता है। यही एटीपी क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद फिर इससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर इसी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इस दौरान हम क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में बोल रहे हैं, चाहे जो भी हमारी आवाज जैसे भी हो, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी हम बोल पा रहे हैं, तो इस समय जो भी माइटोकांड्रिया है, इस हमारे जीभ के आसपास, इस वाले हिस्से पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्लस जीभ में, यहाँ पे क्या एकत्रित हो गए हैं, कौन, माइटोकांड्रिया। क्योंकि हमें इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए हमें यहाँ पे माइटोकांड्रिया अधिक मात्रा में क्या हो गए, इकट्ठा हो गए हैं। अब यहाँ पे अधिक से अधिक क्या करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, हम आसानी से क्या करेंगे, बोल पा रहे हैं, ठीक ना। यदि माइटोकांड्रिया यहाँ पे नहीं आएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगा नहीं, हमारी आवाज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यदि माइटोकांड्रिया है ही नहीं, यहाँ पे कोई माइटोकांड्रिया आया ही नहीं, तो हमारी आवाज क्या है, रुक जाएगी। यदि माइटोकांड्रिया ज्यादा हो जाएगा तो हमारी आवाज क्या है, और अच्छी रहेगी। यदि माइटोकांड्रिया है ही नहीं तो आवाज रुक जाएगी। यदि माइटोकांड्रिया बहुत थोड़ी मात्रा में, तो हमारी आवाज थोड़ा सा और धीरे हो जाएगी, ठीक ना। इस प्रकार से क्या होता है, माइटोकांड्रिया का काम होता है। यहाँ पे लिखा है ऊर्जा का निर्माण करना, पहला काम क्या करना, ऊर्जा का निर्माण करना। दूसरा, ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना। जैसे ही ऊर्जा बन जाएगा तो इस ऊर्जा कैसे, किस रूप में स्टोर करना होता है, एटीपी के रूप में स्टोर करना होता है। फिर लिखा है कोशिका की आवश्यकता पड़ने पर इसी एटीपी को ऊर्जा में फिर क्या करना होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब एटीपी फिर किसमें तोड़ा जाता है, ऊर्जा में तोड़ दिया जाता है। ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण मतलब जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है, और क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन मतलब होता है ऑक्सीजन को ले जाना कहाँ पे, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और कोशिका द्रव में क्या होता है, अनाक्षी शोषण होता है। तो माइटोकांड्रिया में ऑक्सी शोषण, कोशिका द्रव में अनाक्षी शोषण होता है। और ऑक्सी शोषण में ही के अंदर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। माइटोकांड्रिया के अंदर क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। और क्या चलता है माइटोकांड्रिया में, ऑक्सी शोषण चलता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन आता है, इसलिए क्या बोलते हैं, ऑक्सी शोषण बोलते हैं। और फिर क्या लिखा है, जिन स्थानों पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है माइटोकांड्रिया, वहां पर अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या रहा, हमारा माइटोकांड्रिया का काम रहा। अब इसका हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, ठीक ना। इसका हम दूसरा पार्ट बनाएंगे कि ये ऊर्जा जो है क्रेब्स साइकिल के माध्यम से, जो ऑक्सी शोषण लिखा ना, ये 2 पॉइंट लिखा है, ऑक्सी शोषण, और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेब्स चक्र। इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, ये किस प्रकार से होता है, ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, ठीक ना, उसको हम बहुत बाकायदा से देखेंगे। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शन को क्या करेंगे, हम लोग बाकायदा देखेंगे। एटीपी कैसे बनती है, ठीक ना, एटीपी से ऊर्जा कैसे बनती है, इसको अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक ना। धन्यवाद।